Assalamu alaikum students. Today is 30th April and we are going to discuss about data modeling. So data modeling को मैं end करने जा रहा हूँ. You know कि हमने 3-4 लेक्चर जो हैं डेटा मॉडलिंग के ऊपर हमने लगाए हैं. तो डेटा मॉडलिंग क्या होती है वो मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. तो डेटा मॉडलिंग में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं. ये मैं पीटर रॉब की बुक जो है उसका मैंने एक पेज ओपन किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव कि आपको बताएं कि अगर वन टू मैनी का रिलेशनशिप है तो वो टेबल्स में वन टू मैनी का रिलेशनशिप जो है डेटा में किस तरह से नज़र आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स का टेबल है. ठीक है, और यू नो के कोर्स में हमारे पास कोर्स कोड जो है वो प्राइमरी की है. इसके अलावा और 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें. इसका क्लास का हमारे पास एक रिलेशन है. तो इसमें हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी कीज हैं. ठीक है, कोर्स कोड है, क्लास सेक्शन है. तो यू नो कि यहाँ पे जो नोटेशंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है, पीटर रॉब ने जो बुक में नोटेशंस यूज़ की हैं फॉर वन टू मैनी रिलेशनशिप वो थोड़ी डिफरेंट है. इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये यहाँ पे ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है 0. ठीक है, और ये जो आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं वर्टिकल, ये इसका मतलब होगा मैनी. ओके, और इसका मतलब होगा 1 and 1. ओके, तो ये 0 है ये लोअर लिमिट है और ये मैनी जो है ये हायर लिमिट है. ओके, और यहाँ पे 1 जो है वो लोअर लिमिट है और 1 जो है वो हायर लिमिट है. तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसका मतलब होगा एग्जैक्टली 1. ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब होगा 0 और मैनी. ओके, तो अगर हम कोर्स से क्लास की तरफ रीड करें तो वन कोर्स कैन जनरेट 0 और मैनी क्लासेस. क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे ही है जैसे आपका सेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक कोर्स के मैनी सेक्शंस होते हैं ना. तो इस तरह से यहाँ पे उसका जो सेक्शन को उसने क्लास का नेम यहाँ पे दिया हुआ है. तो वन कोर्स कैन जनरेट 0 और मैनी सेक्शंस. ओके, एंड वन सेक्शन कैन बी पार्ट ऑफ एग्जैक्टली वन कोर्स. ओके, तो इसका ये मतलब है. तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड होगा? ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हमने रिलेशनल स्कीमा में देख लिया कि रिलेशनल स्कीमा में वो किस तरह से उसका हम शो अप कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी एंटिटीज होंगी एंड सो ऑन सो फॉर, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोर्स का हमारे पास रिलेशन है उसमें उसके अपने ही एट्रीब्यूट्स होंगे सारे के सारे. ठीक है, ये कोर्स में हम उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे वो डिफरेंट कोर्सेज के कोर्स कोड हैं, उनका डिपार्टमेंट कोड है, कोर्स डिस्क्रिप्शन है, उनका कोर्स नेम है कि कौन सा कोर्स है और कितने क्रेडिट आवर का कोर्स है. तो ये इसमें आप देख सकते हो कि जिस तरफ मैनी का सिंबल नहीं है दूसरी एंटिटी में सिर्फ उसके अपने ही एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन्ड है. और जिस तरफ मैनी का रिलेशनशिप है क्लास के टेबल में उसमें आप देख सकते हो कि जो कोर्स रिलेशन की प्राइमरी की है, की एट्रीब्यूट है कोर्स कोड. तो वो कोर्स कोड जो है वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा आपको क्लास सेक्शन में, क्लास रिलेशन में. तो कोर्स कोड जो है यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है यहाँ पे. तो फॉरेन की में वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं. नंबर 1, फॉरेन की में वैल्यूज़ जो हैं नल हो सकती हैं. नंबर 2, और फॉरेन की में जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी प्रेजेंट इन कोर्स प्राइमरी की एट्रीब्यूट. ठीक है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू आपने रिप्रेजेंट की है ये इधर प्रेजेंट होनी चाहिए. यहाँ पे किसी में अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल CIS 220 ये कहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू कहीं पे प्रेजेंट है ओरिजिनल टेबल में, कोर्स जो है वो ओरिजिनल टेबल है और क्लास जो है वो उसको उसके ऊपर जो है वो रेफर कर रहा है उसको, तो ये रेफरेंस की है, ये फॉरेन की है. सो ये जो इस तरह से वन टू मैनी का रिलेशन किस तरह से बिल्ड हो रहा है कि एक कोर्स में बहुत से सेक्शंस हो सकते हैं. तो वो कौन कौन से सेक्शन हैं? जैसे कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग 1 जो कोर्स है, अकाउंटिंग 1 में कौन कौन से सेक्शंस हैं, उसके कितने सेक्शंस हैं? तो इसका कोर्स कोड है अकाउंट -211. तो यहाँ पे अकाउंट -211 जो है यहाँ पे 3
टपल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्शन 1 है इसका, ये सेक्शन 2 है इसका, ये सेक्शन 3 है इसका अकाउंटिंग का। तो इस तरह से हम 1 to many का रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो फॉरेन की है उसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं वो रेफ़र कर रही हैं इस वैल्यू को। तो इसका मतलब है कि अगर जब हम जॉइन लगाएंगे कोर्स कोड की बेस पे इन दोनों टेबल्स के दरमियान, तो वो कहेगा कि अकाउंटिंग जो है उसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ओके, इस तरह से अगर हम बात करें QM 261 की, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, तो इसके हम देखना चाहते हैं कि इसके कितने सेक्शंस हैं। मैनी सेक्शंस हैं तो कितने सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्लास रिलेशन में हमारे पास जो जो कोर्स कोड में हमारे पास ये दोबारा से ये रिपीट हो रही होगी वैल्यू QM 261 टू QM 261, तो यहाँ पे इसके सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। ओके, तो फॉरेन की जो आप यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली वो पॉइंट है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये आपको 1 to many का रिलेशनशिप जो है बिल्ड करने में हेल्प आउट कर रही है। ओके, सो अगर हमने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो वो इस तरह से डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। मींस अगर आप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो उस केस में आप कह सकते हो कि इसकी जो प्राइमरी की है कोर्स की, जो कि कोर्स कोड है, वो कोर्स कोड है वो इसमें फॉरेन की है हमारे पास क्लास में, और क्लास की जो प्राइमरी की होगी वो फिर इस पे फॉरेन की होगी कोर्स में। तो जब हम इस तरह से करते हैं ना तो मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो वो ना वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आप डायरेक्टली इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, सो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से बिल्ड होगा, ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि जैसे कि सेक्शंस होते हैं और क्लास स्टूडेंट होता है। तो एक स्टूडेंट जो है वो मैनी सेक्शंस में इनरोल हो सकता है, डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट सेक्शंस में इनरोल हो सकता है, और एक सेक्शन में मैनी स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो सकते हैं। तो उनके दरमियान जो है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंट का जो की एट्रीब्यूट है, जो कि स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नंबर जो है वो क्लास में यानी कि सेक्शन में उसका जो है वो फॉरेन की होगा। ठीक है, ये की एट्रीब्यूट। और जो क्लास रिलेशन का हमारे पास जो की एट्रीब्यूट है क्लास कोड, ठीक है, क्लास कोड, तो वो क्लास कोड जो है वो स्टूडेंट में एज ए फॉरेन की बिहेव करना चाहिए था। लेकिन जब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आपने बिल्ड करना है तो उसके लिए हमेशा आपने एक ब्रिज एंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम सपोर्टिंग एंटिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इनरोल के नाम से हमने एक एंटिटी बनाई है, एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर जो स्टूडेंट में प्राइमरी की है वो भी यहाँ पे एज ए फॉरेन की बिहेव करेगा। ठीक है, और क्लास कोड जो कि क्लास में प्राइमरी की है वो भी यहाँ पे एज ए प्राइम जो फॉरेन की है वो बिहेव करेगा। ओके, तो क्लास कोड यहाँ पे है एज ए फॉरेन की और स्टूडेंट नंबर यहाँ पे है एज ए फॉरेन की। तो दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी की हैं वो इस टेबल में एज ए फॉरेन की बिहेव करेंगी, और ये टेबल होगा ब्रिज टेबल। ठीक है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जब आपने बिल्ड करना है तो उसके लिए ब्रिज टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे ये होता है कि आप स्टूडेंट टेबल में क्लास की डायरेक्टली फॉरेन की नहीं रखते, और क्लास के रिलेशन में डायरेक्टली आप स्टूडेंट की प्राइमरी की नहीं रखते। ठीक है, तो इससे मैनी टू मैनी का रिलेशन किस तरह से बिल्ड होता है आप देख सकते हो कि एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कौन से कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे कोर्स कोड है 1001414, तो इसमें हमारे पास 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 452। ये जो 452 स्टूडेंट है और 457 स्टूडेंट है ये इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही कोर्स में एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये कोर्स कोड है 18 में भी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ये वाले इनरोल्ड हैं।
इस तरह से ये कोर्स कोड है, तो इसमें भी हमारे पास ये 2 स्टूडेंट्स इनरोल हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस क्लास में जो 2 स्टूडेंट्स इनरोल हैं उनका नेम क्या है, तो हम इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यूजिंग ये फॉरेन की जो है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेम उठा लेंगे, ठीक है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि जो ब्राउज़र है वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल है उसके नेम बताएं, तो ब्राउज़र जो है वो पहले हम इस 452 को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और 452 जो है जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इनके ज्वाइन हो जाएगा, तो फिर हम 10014 को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो अगर 3 टेबल्स को आपने 3 रिलेशंस को ज्वाइन करना है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशनल स्कीमा में कि उसके लिए 2 ज्वाइंस की कंडीशंस लगेंगी। तो एक ज्वाइन की कंडीशन इसके लिए लगेगी इन 2 टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, और एक ज्वाइन कंडीशन इसको ज्वाइन करने के लिए लगेगी। तो इससे हम फिर बता सकते हैं कि ब्राउज़र जो है वो हमारे पास वो अकाउंट अंडर डैश 211 में भी पढ़ रहा है, CIS डैश 220 में भी पढ़ रहा है, और QM डैश 226 में भी पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट के सबसे पहले हम आइडियाज़ को लेते हैं, आइडियाज़ के लिए डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग से हम रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं, और रिलेशनल स्कीमा से फिर हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करते हैं, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 to 1, 1 to many और many to many का रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड अप होता है, ठीक है, डन। तो डेटा मॉडलिंग जो है वो इतनी ही थी, ठीक है। डेटा मॉडलिंग जो है वो उसकी मैं आपको एक लार्जर पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें उसने एक एग्जांपल दी हुई है, तो वो मैं आपको शो करता हूँ कि जब आप एक बार प्रोजेक्ट होगा तो उसको आप जब डेटा मॉडल करेंगे तो वो किस तरह से विजुलाइज आप कर सकते हो उसको। यहाँ पे एक एग्जांपल है पेज नंबर 97 पे। सो ये है स्टूडेंट्स एग्जांपल कि एक द कंसेप्चुअल यूएमएल क्लास डायग्राम फॉर टीनी कॉलेज। तो एक कॉलेज का एक टीनी कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, उसकी डेटाबेस आपने इंप्लीमेंट करनी है, तो उसकी यूएमएल डायग्राम जो है वो किस तरह से नजर आएगी। यूएमएल डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि उसमें सबसे ऊपर जो है वो क्लास का नेम होता है, उसके सबसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो याद रखने वाली होती है वो है क्लास एट्रीब्यूट्स के जो नेमिंग कन्वेंशन है वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे अगर आप प्रोफेसर का नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रोफ अंडरस्कोर नाम के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेसर अंडरस्कोर लास्ट नेम, प्रोफेसर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, प्रोफेसर अंडरस्कोर इनिशियल, मिडिल इनिशियल, एंड प्रोफेसर अंडरस्कोर ईमेल एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से अगर हम क्लास स्कूल क्लास की बात करें तो इस क्लास में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। तो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो इट शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड एंड फॉलोड। सो यहाँ पे हम इस टीवी से कॉलेज की यूएमएल क्लास डायग्राम देखते हैं। एक कॉलेज में क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं, तो ये पूरा आपको जो है ना ये आइडियाज़ जो हैं ये आपको उसमें बताया गया होगा कि हम कौन कौन सी एंटिटीज़ का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में फिर उसकी क्लासेस बनाएंगे। तो कॉलेज में यू नो के स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं जैसे स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और हर स्कूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास CS का डिपार्टमेंट है, IT का डिपार्टमेंट है, SC का डिपार्टमेंट है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो और हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ऑफर होते हैं, और हर कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और एक सेक्शन जो है वो डिफरेंट रूम्स में उस स्केड्यूल होता है, और जो रूम्स होते हैं वो बिल्डिंग्स में होते हैं। तो ये जो है आपको अगर आपने एक कॉलेज बनाना है, ठीक है, कॉलेज के बारे में आपने डेटा स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का, इवन के क्लासरूम्स का, क्लास की स्केजलिंग का आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से हमने सबसे पहले आपने क्लासेस को आइडेंटिफाई किया यूएमएल डायग्राम में, फिर आपने उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है। तो अगर हम प्रोफेसर की बात करें, तो अगर हम प्रोफेसर और स्टूडेंट की बात करें तो एक प्रोफेसर जो है वो एक प्रोफेसर हो सकता है किसी भी स्टूडेंट को टीच ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल वो रिसर्च कर रहा है तो किसी भी कोई कोर्स टेक नहीं कर रहा,
तो एक प्रोफेसर हो सकता है कि 0 स्टूडेंट को टीच करे या एडवाइस करे, या हो सकता है एक प्रोफेसर जो है वो मैनी स्टूडेंट्स को एडवाइस करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to मैनी। तो प्रोफेसर एटलीस्ट जो है वो हो सकता है कि 0 स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हो, एडवाइस कर रहा हो, और हो सकता है मैक्सिमम मैनी स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हो। तो एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के दरमियान जो है वो 1 to मैनी का रिलेशनशिप है। इस तरह से अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एडवाइज़र्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम वो टीचिंग की बात नहीं हो रही, एडवाइज़र की बात हो रही है। तो एक स्टूडेंट जो है उसका एक ही एडवाइज़र हो सकता है, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो 0 1 जो है वो मिनिमम लिमिट है और 1 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो 1 स्टूडेंट कैन बी एडवाइज्ड बाय एग्जैक्टली 1 प्रोफेसर, इसका ये मतलब है। इसके बाद अगर हम प्रोफेसर और स्कूल की बात करें तो एक प्रोफेसर जो है वो डीन हो सकता है, इज़ अ डीन ऑफ, हो सकता है वो डीन हो या हो सकता है वो ना हो। अगर वो डीन है तो एग्जैक्टली 1 स्कूल का होगा, और अगर वो डीन नहीं है तो वो किसी भी स्कूल का नहीं होगा। तो 1 प्रोफेसर इज अ डीन ऑफ 0 और 1 स्कूल, ओके। और इसके बाद अगर हम स्कूल से प्रोफेसर की बात करें तो एक स्कूल में एग्जैक्टली एक स्कूल का एक ही डीन होगा। तो 1 स्कूल इज हेडेड बाय एग्जैक्टली 1 प्रोफेसर। मिनिमम लिमिट भी 1 है और मैक्सिमम लिमिट भी 1 है, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 1, ओके। इसका मतलब है एट मोस्ट 1 और एग्जैक्टली 1 के ऊपर जो है ना उसकी नोटेशन जो है वो इस तरह से यूएमएल डायग्राम में रिप्रेजेंट होती हैं। तो 1 प्रोफेसर is a dean of at most 1 school, and 1 school is headed by exactly 1 professor, okay। तो ये इस तरह से प्रोफेसर और स्कूल के दरमियान हम रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ओके। अब एक प्रोफेसर जो है, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो एक प्रोफेसर जो है वो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का चेयर भी हो, ठीक है। तो 1 प्रोफेसर कैन बी चेयर ऑफ एट मोस्ट 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। हो सकता है वो चेयर हो सकता है वो ना हो, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट जो है उसका एग्जैक्टली एक चेयर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के दरमियान 2 डिफरेंट रोल्स हैं। एक तो चेयर का रोल है, एक एम्प्लॉयमेंट का भी रोल है, ठीक है। कि एक प्रोफेसर जो है वो कहता है कि हो सकता है कि वो एट मोस्ट 1 डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है वो किसी डिपार्टमेंट में के साथ जॉब कर रहा हो, या हो सकता है वो इसका एम्प्लॉय ना हो, एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेसर भी जॉब कर सकता है वो यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे वो ज़ीरो 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 जो है वो मिनिमम है और 1 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो एक प्रोफेसर किसी एटमोस्ट एक डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो जॉब कर सकते हैं। तो 1 इधर से हमारे पास जो है वो मैनी का रिलेशनशिप होगा, 1 to मैनी का रिलेशनशिप। अगर हम स्कूल और डिपार्टमेंट्स की बात करें तो एक स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर एक डिपार्टमेंट रखना चाहते हैं आप, तो आप 1 to मैनी का रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि 1 स्कूल कैन हैव एटलीस्ट 1 डिपार्टमेंट एंड एट मोस्ट मैनी डिपार्टमेंट्स। अगर आप डिपार्टमेंट से स्कूल की तरफ देखें तो एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ही स्कूल का पार्ट होगा, एग्जैक्टली 1 स्कूल का पार्ट होगा। जैसे कि CS है तो वो SST के डिपार्टमेंट होगा, ये नहीं है कि CS जो है वो SST का डिपार्टमेंट भी है और किसी और स्कूल का भी है डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर का भी है, ब्ला ब्ला। सो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 का सिंबल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो मेजरिंग कर रहे होंगे। तो 1 डिपार्टमेंट कैन हैव 0 और मैनी स्टूडेंट्स, ओके। और एक स्टूडेंट जो है वो एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, एट मोस्ट एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे वो एट मोस्ट जो है वो एक डिपार्टमेंट से उसका रिलेशनशिप हमने बिल्ड किया हुआ है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो आप देख सकते हो कि वन बिल्डिंग कैन कंटेन 0 और मैनी रूम्स। तो 0 और मैनी रूम्स का जो है इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक रूम जो है वो एक ही बिल्डिंग में होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 1 बिल्डिंग में। तो ये आपके पास जो एक रूम जो है वो एग्जैक्टली 1 बिल्डिंग के लिए आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक एक रूम में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारे सेक्शंस वो स्केड्यूल हो सकते हैं।
तो एक रूम में 0 और मैनी क्लासेस जो है वो स्केड्यूल हो सकती हैं, ठीक है। और एक क्लास जो है, ठीक है, वो एग्जैक्टली एक ही रूम में स्केड्यूल होगी, ठीक है। तो ये एक क्लास जो है वो एग्जैक्टली एक रूम में स्केड्यूल हो रही है। और एक कोर्स के बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, तो वन कोर्स कैन हैव 0 और मैनी सेक्शंस। और वन कोर्स जो है वो एग्जैक्टली एक ही कोर्स से बिलोंग करेगा, तो एग्जैक्टली वन के लिए आप 1.1 का जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर सकता है, तो वन डिपार्टमेंट कैन ऑफर मैनी कोर्सेज, 0 और मैनी कोर्सेज। और एक कोर्स जो है वो एग्जैक्टली एक ही डिपार्टमेंट जो है वो ऑफर करेगा, तो एग्जैक्टली वन के लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक जो अगर हम स्टूडेंट्स और सेक्शंस की बात करें, तो एक स्टूडेंट जो है वो मैनी सेक्शंस में इनरोल हो सकता है, तो 0 और मैनी सेक्शन में वो इनरोल हो सकता है। और एक सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल हो सकते हैं, 0 और मैनी सेक्शन। तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स और क्लास के दरमियान में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अगर आपने स्टूडेंट और क्लास के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो इसकी हम एग्जांपल देख चुके हैं कि आपने इसके दरमियान एक ब्रिज एंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। इन रोल के नाम से हमने एक ब्रिज एंटिटी यूज़ किया है। तो अगर आपने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है डिपार्टमेंट और कोर्सेज के दरमियान, तो ये आप सिंपल कोर्स में आप डिपार्टमेंट आईडी रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट कोड जो है वो डिपार्टमेंट टेबल का, डिपार्टमेंट रिलेशन का की एट्रीब्यूट है यहाँ पे ये। तो इसका की एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे फॉरेन की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट और क्लास का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दरमियान में एक ब्रिज एंटिटी यूज करनी पड़ेगी। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जब भी आपने बिल्ड करना है, तो आप एक नया टेबल जो है वो यूज करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स डेटा मॉडलिंग जो है वो यहाँ पे एंडेड है, ठीक है। यहाँ पे डेटा मॉडलिंग का ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ इतना ही था कि आपने डिफरेंट आइडियाज़ को, जो कि आपको सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो दिए जाएंगे, उनकी बेस पे आपने ये अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से डेटा मॉडल कर लेना है। और फिर इसके अकॉर्डिंगली आपने फिर उसकी रिलेशनल स्कीमा वो बना लेना, आपने रिलेशनल स्कीमा बना के आपने उसके बाद उसको डिज़ाइन कर लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना आपने उसको, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एसक्यूएल, यूजिंग माई एसक्यूएल, डिपेंडिंग ऑन योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन सी क्यूरी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसको सिंटेक्स उसका यूज़ करते हुए आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो स्टूडेंट्स डेटा मॉडलिंग एंड होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन का, कि जब नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। तो उस टेबल में बहुत सी डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, तो उस डेटा रिडंडेंसी को किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। सो इस टेबल में आप देख सकते हो कि एवरग्रीन 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 जो है ना प्रोजेक्ट नेम है, ये बार बार आ रहा है आपके पास एवरग्रीन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब क्लास में डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस डिज़ाइनर, यहाँ पे प्रोग्रामर 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 यहाँ पे भी आ रहा है। तो डेटा रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो बार बार आपको स्टोर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप नेम्स की बात करें, एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे न्यूज़ जो है वो यहाँ पे भी जॉन न्यूज़ यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। सो नेम्स जो हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। विलियम स्मिथ फील्ड जो है यहाँ पे भी आ रहा है, और विलियम स्मिथ फील्ड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। सो ये नेम्स जो हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है डेटा रिडंडेंसी। तो normalization is a process which actually remove data redundancy, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि हम डेटा रिडंडेंट होगा तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी होगी तो ऑब्वियसली आपका डेटा जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, एम्बिगुअस डेटा होगा, ओके। सो एक तो स्पेस भी ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, जैसे कि यहाँ पे है कि एवरग्रीन एवरग्रीन आप बार बार स्टोर कर रहे हो, तो स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो अगर जॉब क्लास जो है डेजिग्नेशन बार बार स्टोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ। सो किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं डेटा रिडंडेंसी को, एक टेबल में अगर आपने रिडंडेंट डेटा को रिमूव करना है तो हम किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये टेबल जो है वो किस तरह से बना था, ये बेसिकली आपके पास एक रिपोर्ट थी, उसका ये डेटा था। ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि एवरग्रीन एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन ये है। इस तरह से एक प्रोजेक्ट नंबर जो है वो 18 है, तो उसकी उसके उसमें ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब कर रहे हैं।
और 22 में हमारे पास ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और ये यहाँ पे जॉब। तो एक एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो। तो ये उसकी सैम्पल रिपोर्ट थी। हमने इस रिपोर्ट को बेसिकली स्टोर करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो जब हमने इस रिपोर्ट को डेटाबेस में स्टोर करना है तो हमने डेटा रिडंडेंट डेटा जो है वो हम स्टोर नहीं करना चाहते, हम मिनिमल डेटा जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। किस तरह से? देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको हम फॉर्म्स कहते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हर स्टेप को हम फॉर्म्स कहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। सो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हो, आप जो डेटा जो आपका यहाँ पे प्रीवियस टेबल आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे, ये तो कुछ एंटिटीज़ में आपको मिसिंग एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टेप्स हैं, उन वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? वो पहला स्टेप ये है कि आप जो मिसिंग एंटिटीज़ हैं उनको फिलअप करते हो। तो मिसिंग एंटिटीज़ को फिलअप करने का मतलब ये है कि ये इसने यहाँ पे जो एवरग्रीन लिखा हुआ है यही बेसिकली यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है। और प्रोजेक्ट नंबर जो 15 है वो यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है। और प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 18 आना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 22 आना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 25 आना है। तो आपने जितनी भी मिसिंग एंटिटीज़ हैं जो कि नल एंट्रीज हैं, तो नल एंट्रीज को आपने फिलअप करना है, रिमूव करना है। तो पहला फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जो पहला स्टेप है वो है रिमूव द नल एंट्रीज, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें अगर कोई टपल जो है वो रिपीट हो रहा है तो आपने उस टपल को रिमूव कर देना है। ये दूसरा इसका फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जो दूसरा हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि अगर कोई टपल एज ए टपल, इस तरह से आप टपल देखोगे, अगर कोई टपल जो है वो फुल रिपीट हो रहा है तो उस टपल को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की वो ये है कि आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है। प्राइमरी की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्राइमरी की आइडेंटिफाई तब होगी जब आप सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? प्रोजेक्ट नंबर है एट्रीब्यूट, प्रोजेक्ट नेम है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब क्लास है एंड सो ऑन। सो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब क्लास, चार्जिंग आवर्स एंड आवर्स, ओके। सो ये डेटा है आपके पास। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैंने कभी तक कहा कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आप सबसे पहले नल वैल्यूज़ को रिमूव करोगे, उसके बाद आपने अगर कोई टपल जो है वो डुप्लीकेट है तो उस टपल को आपने रिमूव कर देना है। नंबर 3, आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है। तो प्राइमरी की आइडेंटिफाई कब होगी? प्राइमरी की आइडेंटिफाई जो है वो प्राइमरी की होती है कि अगर एक एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स को, ओके। सो फॉर एग्जांपल प्राइमरी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो थ्रू आउट सारी टपल्स में यूनिक होती है, नंबर 1। और उसकी वैल्यू जो है नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर जो है इसको हम प्राइमरी की लेना चाहते हैं तो ये तो डुप्लीकेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकती। अगर हम प्रोजेक्ट नेम की बात करें, क्या हम ये प्राइमरी की ले सकते हैं? ये भी रिपीट हो रही है तो ये प्राइमरी की नहीं बन सकती इंडिविजुअली, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय नंबर की बात करें तो एम्प्लॉय नंबर भी यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती। जैसे 101 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 101 यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास, तो ये एम्प्लॉय नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकते। तो ये जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर रिपीट हो रहे हैं तो एम्प्लॉय नेम्स भी रिपीट हो रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। जॉब क्लास जो है वो भी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती, रिपीट हो रही है। चार्जिंग आवर्स भी रिपीट हो रहे हैं, ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। और इस तरह से आवर्स जो हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आवर्स जो हैं वो भी हमारी प्राइमरी की नहीं हो सकती, ठीक है। सो
अगर रिपीट नहीं भी हो रहा है तब भी हम आर्स को प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्स रिपीट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर डेटा को फोकस करते हुए हम प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये भी देखना है माइंड में कि क्या ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ डेटा में तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, लेकिन कल को हो सकती है। जैसे नेम है, तो नेम अगर नेम प्राइमरी की अगर रिपीट नहीं भी हो रहा तो प्राइमरी की नहीं हो सकता, अनलेस अनटिल कि हम अपने रूल्स में मेंशन करेंगे कि नेम कभी प्राइमरी की नेम जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिंगल की एट्रीब्यूट है वो तो नहीं बन रहा, तो हमें दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नंबर की और इम्प्लाई नंबर की, हमेशा कोशिश करें कि जो इंटीजर वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्राइमरी की कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको मैच करना फास्टर है एज कम्पेयर टू वार्चार बेस्ड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप नेम ले लेते हो तो नेम को जब वो मैच करेगा ना तो वो करेक्टर बाय करेक्टर मैचिंग होगी उसके, तो जितने करेक्टर्स होंगे उतनी दफ़ा वो उसको मैच करना पड़ेगा किसी भी नेम के साथ। तो ये जो है ना ये फास्टर नहीं है, ये एफिशिएंट नहीं है। जबकि अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो एक ही दफ़ा मैच होगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इंटीजर वैल्यू बेस्ड एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की का पार्ट बनाएं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर। तो प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर जो है वो मैं प्राइमरी की कंसीडर करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या कोई वैल्यू कोई एज ए टपल ये रिपीट हो रहा है। 15 है और 102 है, 103 है। और यहाँ पे 15 में देखें तो 15 के केस में 103 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 101 भी रिपीट नहीं हो रहा, 105 भी रिपीट नहीं हो रहा, 106 भी रिपीट नहीं हो रहा, 12 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो है एज ए अगर हम इन दोनों को मिला लें, इसको और इसको, तो ये टपल जो है रिपीट नहीं हो रहा थ्रू इस टेबल में, ठीक है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 में भी हमारे पास 114, 18, 0, 12, तो ये वैल्यूज जो है रिपीट नहीं हो रही विद इन 18 ग्रुप। तो इसका मतलब है कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये भी एक यूनिक टपल होगा। अगर हम 22 की बात करें तो 22 में भी कोई भी वैल्यू जो है 5, 4, 13, 11, 6 ये रिपीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि हम प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर इसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय की दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोजेक्ट नंबर देता हूँ 22 और एम्प्लॉय नंबर देता हूँ 113, तो वेयर इज 22? 22 इज हियर एंड 113 इज हियर। सो ये दोनों मिलके एक यूनिकली एक ही टपल जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ये वाला टपल है, ठीक है। अब कोई भी और टपल जो है उसमें 22 और 113 जो है वो नहीं आ रहा थ्रू आउट दिस रिलेशन। सो इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की इज an attribute or a set of attributes which uniquely identify each tuple, ठीक है, in a relation। तो ये जो प्राइमरी की है इनकी वैल्यूज जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं हर दूसरे एट्रीब्यूट्स को। तो जिसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि विच डिटरमिन्स ऑल अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन। मीन्स प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर जो है ये दोनों मिलके दूसरे सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट नंबर मेरे पास 22 है और एम्प्लॉय नंबर जो है वो 1 है, 111 है, तो मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट नेम क्या है उसका, एम्प्लॉय नेम क्या है, उसकी जॉब क्लास क्या है, तो मेरे पास एग्जैक्टली वन ही टपल आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। तो बात मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि ये हमारे पास जो प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम की एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट नंबर है वो हमारा की एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर हमारा की एट्रीब्यूट है, और बाकी सारे जो रिलेशंस हैं हमारे पास दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। तो अब मैं दोबारा से इसको रीडिफाइन करता हूँ प्राइमरी की को। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स are those attributes which determine uniquely
all non-key attributes in a relation. Okay, a primary key is a key which contains a set of attributes. Those attributes are called key attributes, which uniquely determine all other non-key attributes. Okay, तो इसको हम ये भी कहते हैं कन्वर्सली हम ये कहते हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिटरमिन नॉन की एट्रीब्यूट्स. तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ यूजिंग पेंट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही वाली रिलेशन की बात करें तो हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट नंबर है. ठीक है, ये आपके पास एक एट्रीब्यूट है. एक पास आपके पास एम्प्लॉय नंबर है. ठीक है, और आपके पास सपोज एम्प्लॉय नेम भी है. ठीक है, और इसके बाद चार्जिंग आवर्स हैं हमारे पास, और आवर्स का हमारे पास जो है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट है. तो की एट्रीब्यूट्स को हम जो है वो नीचे इसके प्रोजेक्ट नंबर जो है ये हमारा की एट्रीब्यूट है, जिसके नीचे हम लाइन लगा देंगे, और एम्प्लॉय नंबर जो है वो हमारा की एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर नीचे लाइन लगा देंगे. तो ये दोनों की एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, तो की एट्रीब्यूट्स जो है वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को. ठीक है, तो ये डिटरमिन कर रहे हैं, यूनिकली डिटरमिन कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम को, यूनिकली डिटरमिन कर रहे हैं कि उस एम्प्लॉय नेम के उस एम्प्लॉय के चार्जिंग आवर्स क्या है, चार्जिंग रेट क्या है उसका, और वो कितने आवर्स जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिटरमिनिंग नॉन की एट्रीब्यूट्स. ओके, इसका ये मतलब है. और अगर हम इसकी बात करें दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा एम्प्लॉय नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, कॉमा एम्प्लॉय नंबर, फंक्शनली डिटरमिनिंग. ठीक है, एरो सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनली डिटरमिनिंग एम्प्लॉय नेम, चार्जिंग आवर्स, कॉमा आवर्स. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे ये हमारे पास की एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं. और यहाँ पे जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं. ओके, सो आपको पता चल गया कि नॉन की एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं और की एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं. की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहे होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स को, और जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट. ठीक है, फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिटरमिन कर रहे होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स को. ये दोनों चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि फंक्शनली डिटरमिन का क्या मतलब है, फंक्शनली डिपेंडेंट का क्या मतलब है. तो अगर आपके पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि बाकी सारे रिलेशन में बाकी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे पास उसको कहेंगे प्राइमरी की. प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसमें एक भी एट्रीब्यूट हो सकता है, ज्यादा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जो कि फंक्शनली डिटरमिन कर रहे होते हैं बाकी सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक और हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है फॉर एग्जांपल, और ये इसको डिटरमिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे एरो का सिंबल नहीं है, ये वाला सिंबल नहीं है एरो. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक और फॉर एग्जाम्पल जी एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो ये प्राइमरी की नहीं होगी, ये प्राइमरी की नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये जी को तो फंक्शनली डिटरमिन कर ही नहीं रही. तो नॉन की जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे होंगे, तब हम कहेंगे कि ये हमारी प्राइमरी की है. ठीक है, और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे इनके ऊपर, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारी प्राइमरी की है.
तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि प्राइमरी की क्या होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले इस फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है। तो प्राइमरी की कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो प्राइमरी की मैंने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन सारी की सारी जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो हमने रिमूव करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आपने सारी की सारी जो है वो डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर लेनी है। हमारे पास ना दो दो डिफरेंट तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। एक को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, एक को कहते हैं हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये इसके अंदर में नजर आ रही हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट नेम इम्प्लाई नेम नंबर, ये जिसके नीचे आपके पास लाइन नजर आ रही है, तो ये बेसिकली हमारे पास की एट्रीब्यूट्स हैं। क्या हैं? की एट्रीब्यूट्स हैं। और ये की एट्रीब्यूट्स को हम जो है ना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से हम इस तरह से लाइन लगा देते हैं। ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं प्रोजेक्ट नेम को, एम्प्लॉय नेम को, जॉब क्लास को, चार्जिंग आवर्स को और आवर्स को। मींस सारे के सारे जो ब्लू कलर में जो सारे नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके वो रिलेशन में बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये हमारी प्राइमरी की होगी, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये प्राइमरी की होगी, ठीक है। ओके, अगर कोई की एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की का पार्ट है वो किसी नॉन की एट्रीब्यूट को अलग से डिटरमिन कर रहा है, जैसे ये कंपोजिट प्राइमरी की है, प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर ये कंपोजिट प्राइमरी की है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस की को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट नंबर जो है इसको मैं की एट्रीब्यूट कहूंगा, और बाकी जो ब्लू कलर में मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको मैं नॉन की एट्रीब्यूट्स कहूंगा। तो अगर इंडिविजुअली कोई की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो डिटरमिन करने का मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन अभी आपको ये देखने की जरूरत है, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर है और प्रोजेक्ट नेम है, तो प्रोजेक्ट नंबर जो है वो की एट्रीब्यूट है क्योंकि ये कंपोजिट प्राइमरी की का पार्ट है, और प्रोजेक्ट नेम जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है क्योंकि ये प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई की एट्रीब्यूट इंडिविजुअली नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिन करने का मतलब ये, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 15 है ना, वहाँ पे एवरग्रीन ही आ रहा है, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे एवरग्रीन आ रहा है, यहाँ पे 15 है, जहाँ पे भी 15 है तो 15 के अगेंस्ट अगर एक ही वैल्यू आ रही है, एक इनपुट सिंगल यूनिक इनपुट के अगेंस्ट अगर एक सिंगल यूनिक आउटपुट आ रही है तो इसका मतलब है कि वो डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। जैसे 15 के अगेंस्ट आप देख लो पूरे के पूरे इस टपल में, पूरे के पूरे इस एट्रीब्यूट में जहाँ पे 15 आ रहा है इस रिलेशन में 15 के अगेंस्ट हमारे पास एवरग्रीन ही आ रहा है, और जहाँ पे हमारे पास 18 आ रहा है तो 18 के अगेंस्ट हमारे पास एम्बर वेव आ रहा है। तो 18 के अगेंस्ट जहाँ पे भी 18 आ रहा है एम्बर वेव ही आ रहा है, एम्बर वेव ही आ रहा है, एम्बर वेव ही आ रहा है। तो 18 के अगेंस्ट एक सिंगल यूनिक इनपुट के अगेंस्ट एक सिंगल यूनिक आउटपुट आ रही है। 22 के अगेंस्ट भी ऐसे ही है, रोलिंग टाइड आ रहा है। 25 के अगेंस्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। स्टार फाइट आ रहा है, स्टार फ्लाइट। ये बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्ट नंबर जो है वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है प्रोजेक्ट नेम को। क्यों? क्योंकि सिंगल यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट सिंगल यूनिक वैल्यू ही आ रही है। ये नहीं है कि 15 के अगेंस्ट एम्बर वेव भी आ रहा है, 15 के अगेंस्ट एवरग्रीन भी आ रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि नहीं, फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर रहा। ओके, तो ये है फंक्शनल डिटरमिन करने का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर अगर की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर नॉन की एट्रीब्यूट, जैसे कि यहाँ पे जॉब क्लास है, नॉन की एट्रीब्यूट है ब्लू कलर में, नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है चार्जिंग आवर्स को, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो जैसे कि जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स की डिपेंडेंसी देख लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। जॉब क्लास ये है, जहाँ जहाँ पे जॉब क्लास आपको नजर आ रहा है डेटाबेस डिजाइनर, वहाँ पे चार्जिंग आवर रेट सेम है 105। डेटाबेस डिजाइनर के अगेंस्ट 105 ही आएगा, डेटाबेस डिजाइनर जहाँ पे भी आएगा 105 ही आएगा। तो आप देख सकते हो डेटाबेस डिजाइनर जहाँ पे भी आ रहा है 105 ही आ रहा है।
सो इसको कहते हैं कि जॉब क्लास जो है वो फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है चार्जिंग आर को, ठीक है। तो ये जॉब क्लास जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट है और चार्जिंग आर जो है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है। तो अगर नॉन की एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और अगर की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या करना है, आपने नल वैल्यूज को रिमूव करना है, रिपीटिंग टपल्स को रिमूव करना है, नंबर 2। नंबर 3 आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 4 आपने सारी की सारी डिपेंडेंसीज फाइंड करनी है, वो पार्शियल डिपेंडेंसीज हो या वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हो, वो सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज है वो आपने फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी डिपेंडेंसीज फाइंड कर ली कि प्रोजेक्ट नंबर जो है वो पार्शियली डिपेंडेंसी है उसकी प्रोजेक्ट नेम के ऊपर, मीन्स वो प्रोजेक्ट नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहा है प्रोजेक्ट नेम को। और इम्प्लाई नंबर वो भी यूनिकली जो है वो इम्प्लाई नेम, जॉब क्लास और चार्जिंग आवर्स इनको डिटरमिन कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसीज है। और जॉब क्लास चार्जिंग आर को डिटरमिन कर रही है, वो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये नॉन की एट्रीब्यूट है तो नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन करेगा, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ये थी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में आपने इतना काम करना है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आपने क्या करना होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। मींस हम पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे रिमूव करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी हम जो है वो इस तरह से रिमूव कर सकते हैं कि आप एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। वो डीकम्पोजिशन कैसे होगी, वो डीकम्पोजिशन ऐसे ही होगी कि जो की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट को इंडिविजुअली डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंट है, तो उनको आप अलग से लिख लें। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करें इसमें, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, प्रोजेक्ट नेम की पार्शियल डिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर। तो इसको आप जो है ना, इसको अलग से एक टेबल बनाएं इसका, ये जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। इस टेबल का नाम हमने अप्रोप्रिएट रखना है, प्रोजेक्ट रख लें इसका नाम, ठीक है। तो ये एक अलग से रिलेशन बनेगा, टेबल बनेगा। ये एक चीज़ हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये जो की एट्रीब्यूट है, ये जिसको आइडेंटिफाई कर रहा है, नॉन की एट्रीब्यूट को, इसको डिटरमिन कर रहा है, नेम को, जॉब क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, चार्जिंग आर को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इन 4 का भी अलग से टेबल बनेगा, इन 4 एट्रीब्यूट्स का भी अलग से टेबल बनेगा, ठीक है। तो इम्प्लाई के नाम से आप बना लें, ठीक है। तो इम्प्लाई के नाम से भी एक अलग से टेबल बनेगा, 2 टेबल बन गए। और एक तीसरा टेबल बनेगा जिसमें ओरिजिनल जो की एट्रीब्यूट्स होंगे वो रहेंगे, जैसे प्रोजेक्ट नंबर है वो की एट्रीब्यूट है, इम्प्लाई नंबर जो है वो की एट्रीब्यूट है, और जो एट्रीब्यूट इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे आर्स है, जो कि किसी भी के साथ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, जिसकी इसकी फुली डिपेंडेंसी है प्राइमरी की के ऊपर। तो ये जो तीसरा टेबल बनेगा उसमें प्रोजेक्ट नंबर होगा, प्रोजेक्ट नंबर, इम्प्लाई नंबर होगा और आर्स होगा। ओके, तो एक टेबल जो है वो ये बनेगा, नंबर 1। एक टेबल जो है वो ये बनेगा, नंबर 2। और एक टेबल जो है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर होगा, एम्प्लॉय नंबर होगा और आवर्स होगा। तो ये 3 आपके पास डिफरेंट टेबल्स बनेंगे। तो ये इस तरह से आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डेटा डिपेंडेंसी जो है, डेटा रिडंडेंसी, वो रिमूव हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा अलग से प्रोजेक्ट नंबर का और प्रोजेक्ट नंबर का और प्रोजेक्ट नेम का, इसका अलग से टेबल बनाऊंगा, तो ये सारा का सारा जो डेटा है, ये किस तरह से इसमें जो डेटा रिडंडेंसी है वो रिमूव होगी। वो किस तरह से रिमूव होगी, वो कुछ इस तरह से रिमूव होगी, मैं पेंट में आपको दिखाता हूँ। जब अलग से टेबल बनेगा तो डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाएगी। डेटा रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, एक प्रोजेक्ट नंबर होगा और एक प्रोजेक्ट नेम होगा।
प्रोजेक्ट के नाम से आप इसको एक बना लें रिलेशन। ओके, अब इसमें आपने जब एंट्री करनी है तो इसमें आपने डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो रिमूव कर देनी है। तो जब आप डुप्लीकेट एंट्रीज जो है रिमूव करेंगे 15 के अगेंस्ट आपने एवरग्रीन लिखना है। तो 15 के अगेंस्ट आपके पास एवरग्रीन आएगा। एवरग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 15 के अगेंस्ट आपको एवरग्रीन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 15 के अगेंस्ट एवरग्रीन 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 है, ये सारे के सारे रिडंडेंट टपल्स हैं। तो आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है 18 एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद आपके पास 22 लिखना है, जो 22 एक दफ़ा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने 25 लिखना है, 25 एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 25 के अगेंस्ट जो स्टार फाइट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसका नेम आएगा स्टार फ्लाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ में इनके नेम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो प्रोजेक्ट का टेबल बनेगा उसमें इस तरह से आपके पास एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो एक टेबल आपके पास ये बनेगा। इसमें आप देख सकते हो कि डेटा रिडंडेंसी कितनी खत्म हो गई है, ठीक है। और एक टेबल आपके पास कौन सा बनेगा जिसमें हमारे पास ओरिजिनल की एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है। और हमारे पास इम्प्लाइड नंबर है, और हमारे पास आर्स है, ठीक है। तो ये चूंकि आर्स जो है ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इसके लिए आप अलग से टेबल बनाओगे। इसमें ऐसे एंट्रीज यहाँ पे करेंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो रिमूव कर देंगे। और एक टेबल जो है वो आपके पास अलग से बनेगा जिसमें हमारे पास इम्प्लॉय के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आएंगे। जैसे इम्प्लॉय नेम है, इम्प्लॉय नंबर है, जॉब क्लास है, जॉब्स आर, चार्जिंग आर्स हैं। तो ये चारों के चारों एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे, और डुप्लीकेट एंट्रीज आपने रिमूव कर देने हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है ना एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय नेम आएगा, और जॉब क्लास आएगा, और चार्जिंग आर आएगा। तो ये एक टेबल को आपने 3 डिफरेंट टेबल्स में डिकम्पोज कर दिया। उससे क्या होगा कि डेटा आपका रिड्यूस हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। कुछ होगी अभी लेकिन काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। इस टेबल के ऊपर आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करिएगा, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन और सेकंड नॉर्मलाइजेशन। तो फिर आप अलग अलग से 3 टेबल्स जो जब बना लेंगे आप, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव करेंगे। तो आप काइंडली घर पे जाके ये तीनों टेबल्स जो हैं वो अपने पास बनाए और उसका डेटा जो फिलअप करें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका डेटा जो है वो कितना रिमूव हो गया। थैंक सर यू। घर पे ही है हम। सर अभी भी घर पे जाना है। कौन से घर लेके जाना?